अब हम बात करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की। तो सबसे पहले हमें इनर प्रोडक्ट स्पेसेस स्टार्ट करने से पहले हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो यदि इनर प्रोडक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि इनर प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले तो क्या है, इनर प्रोडक्ट एक मैप है, ठीक है, क्या है, फंक्शन या मैप है। तो इनर प्रोडक्ट क्या है, एक इनर क्या है, एक मैप है, ठीक है। तो यदि इनर प्रोडक्ट के मैप की बात करें तो ये डिफाइन है, सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। प्रोडक्ट जो हमारा मैप है वो v क्रॉस v से, v एक वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल, तो v क्रॉस v से कहाँ डिफाइन है, R के अंदर डिफाइन है। यदि हम ये जो हमारा जो इमेज स्पेस यदि वो रियल नंबर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। क्या कहलाता है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। यदि हमारा जो ये इमेज स्पेस है वो आ जाता है। यहाँ पे देखो, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, ओवर रियल फील्ड, यहाँ फील्ड हमारा आर है, एंड रियल प्रोडक्ट ऑन वी इज ए मैप, ये मैप है वी क्रॉस वी से आर विच असाइंस द ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स इन v। मतलब यदि हम दो वेक्टर लें u और v, यदि इनर प्रोडक्ट निकालते हैं हम u और u इनर प्रोडक्ट विद v, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट बिटवीन u एंड v, जहाँ पे u और v क्या है, हमारी u b वेक्टर स्पेस में है और इसके साथ v भी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस में, ठीक है। तो हमारे जो दोनों एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट खिलाएंगे तब हमारा इनर प्रोडक्ट। अब ये इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यदि हमारे पास स्पेस इनर प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हो कि इनर प्रोडक्ट यू यदि हम किन्हीं दो सेम एलिमेंट हैं u और u, उनके बीच में इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे u इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यदि और हाँ, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की और चीज़ है कि यदि हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास और ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये एंड ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये जीरो कब है, हमेशा पॉजिटिव तो है ही, उसके साथ साथ जीरो कब है, हम बात करते हैं जीरो की कि एंड इट इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम बात करें यू जीरो कब होगा, यू जीरो तब होगा इफ एंड ओनली जब हमारा u क्या है, वेक्टर खुद ही जीरो है, तभी इसका इनर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कहती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इनर प्रोडक्ट u और v इज इक्वल टू vu। मतलब यदि हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि u और v का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं वो इक्वल होगा किसके, इनर प्रोडक्ट v एंड e। मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसको, कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यदि हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में है कि इसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अल्फा यू प्लस बीटा वी, यदि हम कोई वेक्टर अल्फा यू प्लस बीटा वी इसका इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू से लेते हैं तो इसका किसके इक्वल आएगी, अल्फा इनर प्रोडक्ट यू डब्ल्यू प्लस बीटा इंटू इनर प्रोडक्ट वी डब्ल्यू। तो हम यहाँ पास क्या है, हमारे पास अल्फा यू प्लस बीटा वी है, इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम किसी डब्ल्यू से तो उसके किसकी इक्वल होगी, उसकी इक्वल होगी अल्फा इनर प्रोडक्ट यू विद डब्ल्यू प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट v विद w, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब लीनियर प्रॉपर्टी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें से हमें जो वेक्टर लिया वो फर्स्ट आर्गुमेंट लिया, इसको हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी इन फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट आर्गुमेंट हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब यदि ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास सेम एज इट इज, यदि प्रॉपर्टी ये इस आर्गुमेंट में होने लग जाए, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे लिखें कि u अल्फा
वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा inner product with u v plus beta inner product with u w। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी इन सेकंड वेरिएबल या सेकंड आर्गुमेंट ये कहलाती है। ठीक है, तो यदि हमारा वेक्टर स्पेस ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये तीनों प्रॉपर्टी जो हम पास दिए हैं, तो यदि हमारे पास वेक्टर स्पेस V जो इनर प्रोडक्ट की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वेक्टर स्पेस हमारा क्या कहलाता है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये डेफिनेशन हो गया हमारे रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है और कहा जा सकता है हमें कि स्पेस दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं, तो हमें ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा क्या ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, तो इसके फिर हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे चलते हैं। यदि हम एग्जाम्पल में हमारे पास यदि इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम स्पेस डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो स्पेस है वो वेक्टर स्पेस क्या है, हमारे पास जो वेक्टर स्पेस V है हमारे पास Rn। ठीक है, हमारे पास क्या है Rn जो रियल स्पेस है, nth डायमेंशनल रियल स्पेस। अब इस nth डायमेंशनल रियल स्पेस की बात करें तो इसके अंदर यदि हम कोई दो वेक्टर लेते हैं, जैसे मैंने लिया दो वेक्टर u एक a1 a2 an एक v b1 b2 bn, तो यदि इसमें इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया u v का, कैसे डिफाइन किया कि a1 b1 प्लस a2 b2, ये क्या है a1 b1 प्लस a2 b2, इस प्रकार से an bn। तो ये हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है इसको इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। अब ये जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास Rn क्या कहलाएगा, Rn इज ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। ठीक है, हम वेरीफाई कर सकते हैं तीनों प्रॉपर्टी, तो यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा Rn के अंदर ही दूसरा इनर प्रोडक्ट जैसे एक बार यहाँ डिफाइन किया था, ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि u v किस प्रकार से है। यदि मतलब ये दूसरा डिफाइन किया हमने, जो पिछला वाला पार्ट है उसके अंदर यदि हम u और u डिफाइन कर देते हैं, मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करा के देखिए। तो जैसे हम u और u का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा बाय फॉर्मूला a1 यदि हम मान लेते हैं u को मान लेते हैं वेक्टर मान लेते हैं a1 a2 an, तो जिसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे क्या हो जाएगा u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर an का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू जाएगी। इसको हम देखते हैं सारे स्क्वायर्स हैं तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, इसलिए कभी जीरो नहीं होंगे, और जीरो तभी होंगे जब सारे वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि u इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है सर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि यदि हमारे पास u और v दो हैं तो उनकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू v एंड u के इक्वल v एंड u के इक्वल होगी, ये हमको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, v एंड u के इक्वल ये सेटिस्फाई कराना। तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा u और v की जो वैल्यू है इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, इसको हम a1 v को क्या लिख सकते हैं b1 a1 प्लस b2 a2 ऐसे bn an लिख सकते हैं इसको। तो और ये किसके इक्वल आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v इनर प्रोडक्ट u के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ऐसे यदि हम इसके आगे की थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में था हमारे पास लीनियरिटी आर्गुमेंट था। तो लीनियरिटी आर्गुमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया a u प्लस बीटा v, जिसका इनर प्रोडक्ट निकालते हैं हम w के साथ। बाय डेफिनेशन हमारे पास ये हो गया वेक्टर का फर्स्ट आर्गुमेंट इंटू सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट आर्गुमेंट, सारा डेफिनेशन से ले सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस प्रकार से, और अल्फा कॉमन जिसमें आ रहा है अल्फा कॉमन आ गया, बीटा कॉमन इसमें आ गया, इसको फिर शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो इनर प्रोडक्ट है जो हमने डिफाइन किया था कि u v इज इक्वल टू ai bi समेशन
i इक्वल टू 1 to n, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करता है, जहाँ पे हमारा जो स्पेस है लिखा है Rn, हमारा स्पेस, ठीक है। Rn विद दिस इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये इनर प्रोडक्ट सेटिस्फाई, इनर प्रोडक्ट की स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऐसे हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, सेम इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास इस बार जो स्पेस है वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन है जो 0 से 1 के डिफाइन है, कंटिन्यूस फंक्शन है सारे 0 से 1 के डिफाइन है क्लोज इंटरवल के अंदर। और यदि दो फंक्शन एफ और जी का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो उसकी वैल्यू है 0 to 1 एफ टी जी टी, इसको भी हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि यदि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट एफ और एफ का निकालेंगे, फॉर एफ का निकालेंगे तो ये वैल्यू किसके ऊपर आ जाएगी, 0 to 1 एफ स्क्वायर टी डी टी। ये पॉजिटिव होता है हमेशा, हमारा जो इवन फंक्शन है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। और जब हमारा एफ 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 व्हेन एफ हमारा 0 हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी में देख सकते हैं हम, सेकंड प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि हमारे पास एफ टी इंटू जी टी की वैल्यू किसके इक्वल है, जी टी इंटू एफ टी के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो इन प्रोडक्ट होगा 0 to 1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to 1 डी टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एग्जांपल 13.3 है, इसमें यू और वेक्टर स्पेस है। किस प्रकार से इनर प्रोडक्ट डिफाइन है कि यदि यू हमारा, हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट का स्पेस R2 है तो यू यदि हमारा ये है, वी ये है, तो उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस से डिफाइन है। तो हम इसको देखना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू और यू को निकाल के देखते हैं। तो यू हमारा ये है, ठीक है। और तो हमने इसमें क्या कर दिया कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया ऊपर इसके अंदर, यदि यू निकालें तो हम क्या करेंगे, A1 और B1 को इक्वल कर देंगे और इस प्रकार से A2 और B2 को इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूले में ऊपर यहाँ पे ये फॉर्मूला ये कन्वर्ट होकर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से हो गया तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं A1 प्लस 2A2 का स्क्वायर प्लस 2A2 का होल स्क्वायर। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। और जब हमारा A1 A2 यदि ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो उस केस में हमारा ये यू इनर प्रोडक्ट यू और यू भी 0 हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कराता है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए कि हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम इसमें। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले यू और वी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यू और वी का यह फॉर्मूला है, इसमें हम जो हमारे B1 A1 है इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे तो B1 A1 ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो B1 A1 इसको हम लिख सकते हैं A1 B1 इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, मतलब हमने कम्यूट कर दिया A1 A1 B2 B1 A2 सबको कम्यूट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये फिर ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी V यू के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू हम देखते हैं। थर्ड वैल्यू थी हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास दो हैं यू और वी तो पहले से डिफाइन किए हुए हमने, एक डब्ल्यू को भी डिफाइन कर दिया। अल्फा बीटा दो स्केयर ले लिए रियल के अंदर, तो अल्फा यू प्लस बीटा वी का इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू से लेते हैं। तो हम बाय फॉर्मूला इसको ओपन करके लिख देंगे। बस अब कुछ नहीं करना हमको, बस कैलकुलेशन करना है। इसको यहाँ पे C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके अंदर, जहाँ जहाँ अल्फा को मिला उनको अल्फा को कॉमन लेके लिख देंगे, जहाँ जहाँ बीटा को मिला उसको बीटा को ऊपर करके लिख देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी इक्वल जाएगी, अल्फा इन प्रोडक्ट यू वी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, यू और डब्ल्यू का, और ये जो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, वी और डब्ल्यू का। तो यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया। सॉरी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ये आएगा वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो रियल वेक्टर स्पेस आर है ना, उसके अंदर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। तो उसके अंदर यदि हम बेसिस को ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया इस बार जो बेसिस को ले लेते हैं, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रियल प्रोडक्ट है, उसमें बेसिस को ले लेते हैं हम
और यूवी को डिफाइन ऐसे कर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि हमारा, क्योंकि ये जो सेट है ये क्या बेसिस, तो यदि हम पास कोई भी दो वेक्टर है यू और वी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो ये जो मैप डिफाइन किया ये भी इनर प्रोडक्ट है, हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट प्रूफ कर सकते हैं कि हमने पहले करके देखा हुआ है, तो वहाँ से इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, let V be a inner product space, let V be inner product space and U वेक्टर्स हैं सारे V के अंदर, और ये सारे वेक्टर्स हैं किसके अंदर, सॉरी ये जो सारे स्केलर हैं यार के अंदर है। देन हमको क्या कहा गया है कि यदि हम एग्जांपल में यदि इसको कैलकुलेट करें, हम A1 U1 प्लस A2 U2 इनर प्रोडक्ट विद B1 V1 प्लस B2 U2, यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लोग इसके इक्वल आ जाएगी। मतलब थोड़ा लीनियरिटी आर्गुमेंट्स ऊपर करके इसके इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे ये हमें प्रूफ करा, तो ये हम प्रूफ करके लिख दिया है इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है तो उस फील्ड के ऊपर वो जो वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। वी कैन ऑलवेज डिफाइन इनर प्रोडक्ट, जो हम इनर प्रोडक्ट वी के अंदर है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो बेसिस है बी की बेसिस ले लेते हैं, बेसिस ऑफ वी, और यू और वी वेक्टर ले लेते हैं। तो हम क्या हमेशा कैसे कर सकते हैं, मतलब इनर प्रोडक्ट बताना चाह रहे हैं कि जो भी कोई वेक्टर स्पेस होता है वो इनर प्रोडक्ट क्यों होगा, हमेशा एक बेसिस इनर प्रोडक्ट होगा और इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। और वो ऐसा क्यों होगा, उसके लिए सबसे पहले उसके लिए हमने कहा था कि ये हमेशा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हमको पता है कि हमारे पास जो यू है ना, यू है वो यदि कोई वेक्टर है तो उसको हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पे वी आई सारी क्या है, बेसिस है। इसी प्रकार से हमारे पास एक कोई वेक्टर वी है, उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर्स है यू और वी, उनका इनर प्रोडक्ट हमने कैसे डिफाइन कर दिया, इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। जो कोफिशिएंट है अल्फा आई और बीटा आई, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हमने डिफाइन कर दिया इक्वल टू 1 2, एंड उसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, इनर प्रोडक्ट यू और वी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, ये हम इनर प्रोडक्ट की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस विद दिस इनर प्रोडक्ट इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हमेशा याद रखना, एक वेक्टर स्पेस होता है वो हमेशा क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं एक नॉर्म ऑफ वेक्टर, है ना। हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर यदि हम किसी भी वेक्टर जो दिया, कोई भी आर्बिट्री वेक्टर है, उसकी नॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं नॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं। तो नॉर्म को यदि हम डिफाइन करें तो नॉर्म सबसे पहले, जैसे कोई वेक्टर यू है, यू का नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं इसका नॉर्म। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लेता हूँ। नॉर्म ऑफ यू हमेशा किसके इक्वल होता है, डिफाइन करा हमने कि इनर प्रोडक्ट यू विद यू का यू से इनर प्रोडक्ट लेने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका पॉजिटिव अंडर रूट की क्या होता है, नॉर्म ऑफ। तो वहाँ पे लिखा है कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब हम, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, इसलिए हम यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमें वेक्टर स्पेस ये है कि लेट वी बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। और यू और भी दो वेक्टर है हमारे पास, और इनर प्रोडक्ट यू और भी एक फिक्स्ड इनर प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर हम जो नॉर्म ऑफ यू है, नॉर्म ऑफ यू कैसे डिफाइन करें, नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ यू एंड यू, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, ये हमारा वेक्टर का नॉर्म कहलाता है, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट है वो पॉजिटिव है, और वो नॉर्म हमेशा जीरो तब आएगा जब हमारे पास यू जीरो है, इसी केस में, ठीक है। और यदि हमारे पास किसी वेक्टर के लिए नॉर्म के लिए 1 इक्वल आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होगी नॉर्म की, ठीक है। अब हमारी लेमा 13.1 हम प्रूव करेंगे। इसमें कहा गया कि यदि वी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है
और हमारे पास दो वेक्टर हैं u और v जिनका नॉर्म इक्वल है। ठीक है, हम क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक u है और एक v है जिनका नॉर्म हमेशा क्या दिया हुआ है, हमको 1 दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ करना है कि u और v का जो इनर प्रोडक्ट है उसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि उनका जो इनर प्रोडक्ट का नॉर्म हमेशा लेस देन इक्वल टू। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो इसको प्रूफ करने के सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम लेके चलते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट हम लेके चलते हैं u माइनस वी, इनर प्रोडक्ट u माइनस v। हम सबसे पहले क्या करें, इनर प्रोडक्ट u माइनस वी लेके चलते हैं। अब इसको हमको पता है कि इनर प्रोडक्ट की स्पेस, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लगा के इसको हम ओपन करके ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u को किससे लेंगे, सबसे पहले u से, u सेकेंड u को लेंगे माइनस वी से, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ यू वी, फिर हम लेंगे माइनस वी का u से, तो फिर से माइनस यू वी, लास्ट कौन सा हो जाएगा v और v प्लस हो गए, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से u प्लस vv माइनस 2 uv इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने देखो इस प्रकार से लिख दिया इसको। ठीक, और हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये भी दिया हुआ है कि नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 1 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ u 1 दिया, इसका मतलब यहाँ पर अंडर रूट u इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, साथ में vv इसका जो इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट u और इनर प्रोडक्ट v की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हम इनको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 से। इसको भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 से। तो जैसे 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 uv इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस uv इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से निकल के आ जाएगा कि uv यहाँ से निकल के आ जाएगा uv का इनर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि uv का इनर का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। ठीक है, तो आधा पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में सेम प्रूफ लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लेके चलते हैं u माइनस वी का इनर प्रोडक्ट u माइनस वी से। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है इसमें हम वापस से लेके चलते हैं u प्लस वी, इनर प्रोडक्ट u प्लस वी ये लेके चलते हैं। फिर से एक ग्रेटर इक्वल टू 0 और वापस सेम कैलकुलेशन से हम यहाँ पे आ जाएंगे कि माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट u v इज लेस देन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से, सेकंड इक्वेशन यहाँ से, बाय बोथ कंबाइंड इनको इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ से कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट u v इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हमने। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे लिए हमारा प्रूफ होगा कि हमारे पास यदि कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो जिनका यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा उसका मॉड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम हमारे जो मेन सिलेबस का पार्ट है थ्योरम 13.2 कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये कहती है जब यदि हमारे पास v एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन फॉर आर्बिट्री वेक्टर्स u और v, कोई भी दो आर्बिट्री वेक्टर्स हैं u और v, तो यदि उनका हम निकालते हैं उनके इनर प्रोडक्ट का मॉड निकालते हैं तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v ये इक्वल होगा। ठीक है, इसे जस्ट पहले में हमने क्या प्रूफ किया था कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर्स हैं जिनका नॉर्म u इज इक्वल टू नॉर्म v दिया हुआ है जो इसकी वैल्यू इक्वल के 1 है, तो वहाँ से हमने प्रूफ करते हैं कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट u v इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ कर दी थी हमने, इसकी वैल्यू प्रूफ कर दी थी लेस देन इक्वल टू 1, ये प्रूफ कर दी। तो जो हमारा ये वाला जस्ट लेमा थी ये क्या है, इसी का कंसिक्वेंस है। यदि हम इसको प्रूफ कर दें तो यहाँ से पिछले वाले
लेमा में नॉर्म ऑफ वी रख देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक मेजर इनइक्वालिटी होगी, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बाय प्रीवियस इसके दो प्रूफ हैं, हमने पिछले वाले से भी कर सकते हैं और एक सेकंड प्रूफ है उससे भी कर सकते हैं। ये तो हम पिछले वाले जो लेमा है उसका यूज़ करके करना चाहें तो उसके अंदर हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए जिनका नॉर्म 1 है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास यू और वी है वेक्टर जिनका नॉर्म 1 नहीं दिया हुआ है हमको, तो हमको यू और वी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक ऐसे वेक्टर्स में जिससे उनका नॉर्म 1 हो जाए। तो हमारे पास इस वाले ये तो पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, नॉर्म 1 नहीं दिया हुआ है हमको। तो अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि यदि हम कोई वेक्टर u ले लें और उस u वेक्टर में उसके नॉर्म का डिवाइड कर दें तो ये अब क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो नॉर्म होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास एक ऐसे वेक्टर ले लें v और उसमें डिवाइड कर दें उसके नॉर्म से, तो उसका नॉर्म ले तो वो भी क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास दो वेक्टर ऐसे बन गए, एक तो ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ऐसे वेक्टर हैं दो जिनका नॉर्म 1 है। तो बाय प्रीवियस लेम हम क्या कह सकते हैं, प्रीवियस लेम हम ये कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट u अपॉन u का नॉर्म एंड v अपॉन v का नॉर्म, इनका इनर प्रोडक्ट और उसका नॉर्म वो है लेस देन 1 बाय प्रीवियस लेमा। प्रीवियस लेमा से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे तो जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, और ऐसे इसके बाद में ये हमारा एक लाइन में प्रूफ आ गया। ठीक है, अब प्रूफ हो चुका है। अब इसमें और क्या प्रूफ करना था हमको, एक फर्दर क्या प्रूफ करना था, फर्दर इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ यू और वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा लेस देन इक्वल टू यू और वी तो होता ही है, लेकिन ये यहाँ पे से आगे चलते हैं, ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास यू वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल तब होगा, ये इसके इक्वल तब होगा ये जब हमारे पास u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्या है कि जब u और v लीनियर डिपेंडेंट होंगे तब ये जो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लीनियर u और v आर लीनियर डिपेंडेंट का मतलब है कि हम u को v के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। u इक्वल टू u कैन रिटर्न एज अल्फा v, ये हम कहेंगे तभी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स कर रही है, तो हमने क्या किया u और v इज इक्वल टू ये। तो मैं हमको प्रूफ है जब इक्वालिटी होल्ड्स की करेगी तब हम u को v के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, हमको प्रूफ करा। तो मान लेते हैं हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, सॉरी ये हमने माना कि ये इक्वालिटी होल्ड्स कर रही है ना, ये इसका मतलब कि मोड जब इक्वल है, जब मोड हटेगा तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, एक बार तो पॉजिटिव केस में इक्वल, एक बार नेगेटिव केस में इक्वल। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट वाला केस लेके चलेंगे यार केस कि इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि अब हम नॉर्म ऑफ यू को यहाँ डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है, और नॉर्म ऑफ यू को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये स्पर्श हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया, मतलब यू अपन नॉर्म ऑफ यू का इनर प्रोडक्ट वी नॉर्म ऑफ का इक्वल आ गया। इसका मतलब कि दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होते ही हमारे पास यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देंगे ये कांस्टेंट आ गया, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा से। तो हमारे पास यहाँ से कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा यू इज अल्फा वी। तो यहाँ से इसका मतलब होगा कि यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ से ये प्रूफ ले रहे हैं डिपेंडेंट का। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो कॉची शॉर्ट सिक्वेंस थी इसको प्रूव कर दिया। इसका अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद देख लेना बुक में से, मैं ये नहीं करा रहा।
अब हमारे नेक्स्ट थ्योरम 13.3 पे चलते हैं हम। इसमें कहा गया कि यदि हमारे पास V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमको प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें अपन को प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन प्रोडक्ट स्पेस है और नॉर्म दे रखा है। इसके अंदर हमको प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली u इक्वल टू 0। ये बहुत आसान है, हम कह सकते हैं कि हमने डिफाइन इस तरह से किया है नॉर्म ऑफ u को इंटर प्रोडक्ट u एंड u, और इसको हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 0 तभी होगा जब u इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली आवर u इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड में को प्रूफ करना है कि अल्फा u का नॉर्म मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ u इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब बाय प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नॉर्म अल्फा u का नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा u विद इटसेल्फ, देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट आर्गूमेंट से बाहर निकाल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की लीनियरिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से इनर प्रोडक्ट u अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा u इनर प्रोडक्ट विद u, देन फिर अगेन अल्फा बाहर निकाल सकते हैं हम, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। थर्ड को हमको प्रूव करना है कि u प्लस v का जो नॉर्म होता है लेस देन इक्वल टू u का नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ v। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कि ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इक्वलिटी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इन प्रोडक्ट के डेफिनेशन से u प्लस वी का जो नॉर्म है वो कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ u प्लस वी इनर प्रोडक्ट u प्लस वी, ठीक है। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसको हम ओपन करके उसका ले सकते हैं। पहले तो u मल्टीप्लाई होगा u से तो u आ जाएगा, फिर u मल्टीप्लाई होगा v से तो uv, फिर v मल्टीप्लाई u से फिर एक और u तो 2uv हो जाएगा, और u और v मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई मीन्स इनर प्रोडक्ट होके ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं नॉर्म के प्रॉपर्टी से कि इज लेस देन इक्वल टू ईच का मॉडुलस, यहाँ से इस पर से लिख सकते हैं इसको। और नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट u एंड u कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर एंड दिस इज नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, और जो 2uv है ये हमारे पास क्वाशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से हमने कैसे लिखा था इसको हमने लिखा था कि इनर प्रोडक्ट u एंड v की जो वैल्यू है वो लेस देन किसके इक्वल होती है, क्वाशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v के इक्वल, ठीक है। तो बाय क्वाशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u इन प्रोडक्ट v इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v। अब यहाँ पे जो ये है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वाशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, और ये हमारा कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ये इसके इक्वल है, तो दोनों से अंडर हटा देंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमको प्रूफ करना था हाँ, तो ये दोनों का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है यहाँ से कि नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। स्क्वायर दो तो हटाने से ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फोर्थ में हमको प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ u माइनस नॉर्म ऑफ v का जो मॉड है इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ v माइनस u, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या लेके चलते हैं कि हम नॉर्म ऑफ u से शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही नॉर्म ऑफ u से शुरुआत करेंगे हम नॉर्म ऑफ u को हम ले सकते हैं u माइनस v प्लस v, ठीक है। माइनस v प्लस v कर दिया। अब बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम इसको लिख सकते हैं ये एक वेक्टर का नॉर्म प्लस इस वेक्टर का नॉर्म है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ से अब हम ये चल रहा है नॉर्म ऑफ u, ठीक है।
तो अब इसको v को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा नॉर्म ऑफ u माइनस नॉर्म ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया इसको। अब हम सेम जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे है, इसको हम इक्वेशन यदि नंबर 1 दे दें। अब सेम हमने शुरुआत की थी कहाँ से, नॉर्म ऑफ u से शुरुआत की थी। यदि अब हम नॉर्म ऑफ v से शुरुआत करते हैं इसको और सेम कैलकुलेशन अप्लाई करें तो हम पहुँच जाएंगे नॉर्म ऑफ, यहाँ देखो यहाँ से शुरुआत की थी ना, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्म ऑफ v से शुरुआत करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं v माइनस यू प्लस यू। ठीक है, माइनस यू प्लस यू कर दिया बाय इसको बाय ट्राइंगल इक्वलिटी ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ v माइनस यू प्लस यू, इस प्रकार से ले सकते हैं। अब इसको वापस हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ v माइनस नॉर्म ऑफ u इज लेस देन इक्वल टू v माइनस u का नॉर्म। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, हाँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, ये v माइनस यू है और यहाँ पे u माइनस v है, तो यदि इसको हम लिखते हैं नॉर्म ऑफ माइनस यू माइनस v का नॉर्म और माइनस पर ये यहाँ एक से -1 मल्टीप्लाई में ये बाहर आके -1 का मॉड हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ u माइनस v और -1 का नॉर्म 1, तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ u माइनस v। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है v माइनस, तो ये होगी इक्वेशन 2। इसको रहने देते हैं, मैं ये इसको यहाँ से 2 देते हैं इसको नाम। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नॉर्म ऑफ v माइनस नॉर्म ऑफ v है, यहाँ पे नॉर्म ऑफ v माइनस नॉर्म ऑफ u है और राइट साइड में u माइनस v का नॉर्म है। तो बाकी यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं और प्लस माइनस का मतलब अगर मॉड, यहाँ से मॉड करके ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। बाकी कॉरोलरी हम आसान से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे ऑर्थोगोनलिटी पे। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, तो ऑर्थोगोनलिटी को यदि सिंपल सा हम ये समझें, देखो सिंपल सी बात है कि ऑर्थोगोनल, जैसे हम पहले भी बाकी मैथ के टॉपिक में पढ़ते हैं कि ऑर्थोगोनल यदि हम किन्हीं दो वेक्टर की बात करें, जैसे हम कोई दो वेक्टर की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर u है और ये मान लेते हैं एक वेक्टर v है। ठीक है, एक वेक्टर u है एक वेक्टर v है। अब यदि इनके बीच में मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा पे है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा वेक्टर है, थीटा एंगल है। तो हमने जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है u इंटू वी है ना, तो जैसे हम वेक्टर u इंटू वी, ये हमने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ सॉरी मॉडुलस v का मॉड इंटू u का मॉड इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिया जाता है। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि हम यदि हमारे पास यदि कोई दो वेक्टर u और v इस प्रकार से हैं, u और v इस प्रकार से हैं कि उनका जो एंगल, ऑर्थोगोनल में क्या हो जाएगा कि हमारे पास b का जो एंगल थीटा, यदि वो 90 डिग्री हो जाए, दो वेक्टर है ऐसा है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा u तो ये है और v इस प्रकार से है, v और u इस प्रकार से है और उनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए, तो हमारे ये जो वेक्टर क्या कहलाएंगे आपस में, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ये जो मैंने समझा ये चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये है कि यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेक्टर u एंड v आर डिफाइन ऑर्थोगोनल इफ इन प्रोडक्ट u एंड v इज इक्वल टू, तो इसको जैसे मैंने बताया था कि यदि हमारे पास u इंटू वी है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये बाय फॉर्मूला ये था u इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अब यदि हमारे पास थीटा इक्वल 90 हो जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं हम, ये हो जाएगा कॉस 90, तो थीटा क्या रखते हैं हम इसमें π/2 रखते हैं हमारे पास एंगल पे, यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, cos 90 वैल्यू 0, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा
u और v का वो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया कि यदि हमारे पास u एंड v आर ऑर्थोगोनल, यदि ऑर्थोगोनल तो इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये डेफिनेशन होती है हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, ठीक। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u ऑर्थोगोनल v, u ऑर्थोगोनल v। इसका मतलब कि इनर प्रोडक्ट u और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ये हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहलाती है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे इस थ्योरम पे। अब यदि हमारे पास कोई u यदि u हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है u, हमारे पास u इज एनी वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, देन द सेट। अब हम एक नया सेट डिफाइन करते हैं। देखो नया सेट जो कि है u परपेंडिकुलर, इसको यदि हम पढ़ें ये कौन सा साइन होगा, u परपेंडिकुलर का साइन होगा। तो एक सेट है, ठीक है, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, u परपेंडिकुलर इज डिफाइंड एज इट इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स v इन v। मतलब हमारे वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस v के अंदर हमारे पास वो सारे जो वेक्टर्स v हैं सच दैट कि उनका u से जो इनर प्रोडक्ट लिया गया वो 0 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 0। इस प्रकार से हमारे पास ये जो सेट बना u ऑर्थोगोनल, इसमें सिंपल से मतलब कि इस सेट के अंदर एलिमेंट वो सारे एलिमेंट हैं जो u के साथ क्या है ऑर्थोगोनल हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ u। मतलब हमारे पास u का यदि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो एक सेट है, इसके अंदर वो सारे वेक्टर हैं जो u के साथ ऑर्थोगोनल है, तो वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऑर्थोगोनलिटी के अंदर डेफिनेशन है जो मैंने वो को बताई है। अब ये तो हमने किसी वेक्टर का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात किया, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि किसी सबसेट S के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट S, तो ये भी किस पास नोट किया जाएगा, S परपेंडिकुलर से जो साइन है S परपेंडिकुलर, ये भी एक सेट है, इसके अंदर भी क्या होगा वो सारे वेक्टर होंगे V के सच दैट U इन प्रोडक्ट V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू S। मतलब इसमें सिंपल सा ये मतलब है कि S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज ए सेट ऑफ वेक्टर V इन V such that these V is inner product with U is equal to 0 for all U belongs to S। मतलब हमारे पास सेट S के है ना, मतलब हमारे पास वेक्टर स्पेस V में वो सारे एलिमेंट, वेक्टर स्पेस V में वो सारे एलिमेंट जो सेट S के साथ ऑर्थोगोनल हैं तो वो कहलाएंगे S का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो V के वो सारे वेक्टर जो S के साथ ऑर्थोगोनल हैं वो सारे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको हम आसानी से सब स्पेस भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो S परपेंडिकुलर इज ए सब स्पेस ऑफ V। यदि V हमारे S हमारे एक सेट है किसी सेट का, तो उसका जो S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा सब स्पेस को हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, दो वेक्टर लेते हैं V1 V2 S परपेंडिकुलर में, तो हम देखते हैं कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा V1 प्लस बीटा V2, क्या ये S परपेंडिकुलर में है या नहीं, ये चेक करते हैं। यदि ये हमारा हो जाता है तो ये सब स्पेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी है उसको देखा कि S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो सारे वेक्टर होने चाहिए जो U के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी वैल्यू हमने निकाल के देखी, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई और हमको पता है कि जो U और V दोनों S के अंदर हैं तो ये इसकी वैल्यू 0 और ऐसे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ से हमने देख लिया कि S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज ए सब स्पेस ऑफ
इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, सॉरी इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि एन ऑर्थोगोनल सेट ए, जो कि इस प्रकार से डिफाइन किया, हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर वेक्टर्स हैं v1 से लेके vn तक हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, मतलब आपस में यदि हम उनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो सारे आपस में 0 देगा। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि इस इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, इन सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो मैंने बताया था कि जिस भी सेट ऑफ वेक्टर्स को हमको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, समेशन अल्फा आई वी आई, हमने क्या लिया, आई इक्वल टू 1 से n तक एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। तो यदि इफ, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इफ ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इफ ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन जो सारे अल्फाइज हैं उनको 0 होना पड़ेगा। यदि हमको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि ये जब 0 होगा तब सारे अल्फाइज 0, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम क्या कहते हैं कि जो ये हमारी जो इक्वेशन है, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अल्फा n vn इज इक्वल टू 0, ये हम लिख लेते हैं। अब यदि इसमें हम यदि वेक्टर v1 के साथ क्या करें, हम इसमें वेक्टर v1 के साथ इनर प्रोडक्ट कर दें सब में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इनर प्रोडक्ट v1। ठीक है, फिर क्या करें, इस अल्फा इस v2 साथ मतलब पूरे में v1 से इनर प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, अल्फा 2 v1 v2। ठीक है, इस प्रकार से अल्फा n v1 vn इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्योंकि जानते हैं कि जो सारे v हैं ये सारे क्या है, लीनियर, सॉरी ये सारे क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब कि यदि हम किसी भी वेक्टर v का किसी दूसरे वेक्टर से हम इसका और वो इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 आएगा। ठीक है, ओनली एक जो बचेगा v का v1 से, वो तो 0 नहीं होगा, बाकी जैसे v1 का v2 से और v1 का v3 से, v1 का v, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से। बचेगा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास अल्फा 1 इनर प्रोडक्ट v1 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि क्योंकि v1 हमारा नॉन जीरो वेक्टर, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब अल्फा 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा 1 इक्वल टू 0। तो इस बार हमने क्या लिया था, इनर प्रोडक्ट v1 के साथ लिया था। अब हम क्या करते हैं, सेकंड बार जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं v2 के साथ। तो क्या होगा, v2 वाला तो नॉन जीरो रह जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो उस केस में अल्फा 2 हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे लास्ट तक हम vn के साथ लेंगे, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा हमारे पास अल्फा n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास सारे जो अल्फाइज हैं वो क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या हो गया, जो कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स थे वो क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जो किया वो यहीं पे लिखी हुई है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमको प्रूफ करना है कि हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हैं u और v, तो यदि उनका इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर लेते हैं, तो इसके लिए किसके इक्वल होगी, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है, हमको क्या दिया हुआ है कि u और v क्या है, ऑर्थोगोनल है, ये हमको दिया हुआ है कि यदि हमारे पास ऑर्थोगोनल हो तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है, मतलब पहले कुछ और प्रूफ किया था, तो बस उसमें सेम हम वैसे प्रूफ करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे u प्लस वी के नॉर्म के स्क्वायर से। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ u बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हम जानते हैं कि u और v क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बचेगा क्या,
इनर प्रोडक्ट u विद इट सेल्फ एंड इनर प्रोडक्ट v विद इट सेल्फ। तो इसको हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा कि नॉर्म ऑफ u प्लस v का जो स्क्वायर है इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हमने किसके लिए प्रूफ किया है, u प्लस v के लिए प्रूफ किया है। ठीक है, ऐसे ही अच्छा कुछ और भी प्रूफ करना था कि मोर जनरली है यदि हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स v1 टू vn बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन v सच दैट दे आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, देन ये हमको प्रूफ करना था। यदि हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं v1 से लेकर vn तक जो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो उसको हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको हम लीनियरिटी डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर ओपन करके लिखा था, जैसे ये सारे ओपन करके लेते हैं, ऐसे यदि इसको बारी बारी से हम इसको ओपन करके लिखेंगे, समीशन को हटाएंगे तो दो समीशन आ जाएंगे हमारे पास और पेयर वाइज इस प्रकार से होंगे। क्या हो जाएगा, ये देखो मैं लिख के बताता हूँ। समीशन एक समीशन तो i में जाएगा, i इक्वल टू 1 to n, और एक समीशन j में जाएगा, j इक्वल टू 1 to n, और हमारे पास क्या रह जाएगा vi vj रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये था कि यहाँ तक आने के बाद हमारे पास पेयर वाइज ऑर्थोगोनल थे। इसका मतलब कि हमारे पास जो वी आई इनर प्रोडक्ट वी जे है ये डिपेंड करेगा, ये तो जीरो तो तब होगा जब हमारा आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये जीरो कब होगा, जब हमारा आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये बाकी केस में जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी आई जब हमारा आई इज इक्वल टू जे। और इसको फिर हम कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं नॉर्म ऑफ वी आई का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद यदि हम इस समीशन दो है तो यदि आई इक्वल टू जे लिखते हैं हम यहाँ से, तो आई इक्वल टू जे में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो समीशन है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। आई इक्वल टू जे में जब आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेंगे क्या हमारे पास, आई इक्वल टू 1 to n और वी आई का नॉर्म, तो ये लिखा जाएगा आई इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यही शायद हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो थ्योरम 13.5 भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है।